शाखों से इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पे तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर कोई भी वक्त उसकी नवाजिश का नहीं होता, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मैं हमारे विक्रोली के एक शहजान मंसूरी को मैं आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आकर तिलावत कलाम पाक से नवाजे। इस शेर के साथ मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगा कि ज़बां को अत्र से धोऊं या मुश्क अंबर से, ज़बां को अश्क से धोऊं या मुश्क अंबर से, ये फिर भी कम है तेरे ज़िक्र व बयां के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज हम इस जगह पर ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए जमा हुए हैं। ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया हुआ एक इनाम है। रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में जो हमने इबादतें की हैं, जो हमने तिलावतें की है, जो हमने अपने रब को मनाने के लिए कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद का मौका हमें उसके रमज़ान के इनाम के तौर पे अता किया है। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर हम एक ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं जमात इस्लामी की जानिब से। दोस्तों, मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जनाब सीमाब साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात पेश करें। सीमाब साहब। सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़, सरज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। दाइश पर मौजूद सभी डिग्निटरीज, जमात इस्लामी हिंद और रसाइयों के सभी वॉलंटियर्स और सभी लेडीज़ और जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप लोगों के सामने अभी फ़िराक़ गोरखपुरी का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ, बहुत ही फेमस एक शेर आपके सामने पढ़ा। और ये शेर जो है सिर्फ 2 लाइन है, मगर ये 2 लाइन में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पूरे हिंदुस्तान का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है कि हिंदुस्तान वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही खूबसूरती से फ़िराक़ गोरखपुरी ने इन 2 लाइन में बता दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान या फिर ये पूरा जो मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं बन गया, रातों रात नहीं बन गया। ये हज़ारों साल का एक कंपोजिट कल्चर हमारे सामने। ये सिर्फ एक मज़हब के लोगों का बनाया हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ज़बान बोलने वाले लोग नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एथनिसिटी के लोग नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक मज़हब के लोग नहीं, बल्कि हज़ारों साल में लोग एक साथ यहाँ पर आते रहे। फिर आप कहते हैं कि अक़वाम आलम से, कि दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर आते रहे। और एक अभी नहीं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हज़ारों साल से लोग यहाँ पे माइग्रेट होते रहे और लोगों के अलग अलग काफ़िले यहाँ पर आकर बसते गए। और इस मुल्क ने उन सबको अपना जो है इस ज़मीन को अपना होम, अपना घर बनाने के लिए उसको वेलकम किया। और ये जो दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर बसे, तो आज हम जो चीज़ को देख रहे हैं हमारे सामने जीती जाती जो हिंदुस्तान है, जो हमारे इतना वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर हमारे सामने है, तो ये उस पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा है। जो हमारे सामने हज़ारों साल में लोग आए और लोगों ने एक साथ जो मिलकर रहे यहाँ पर, वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग आए। तो बिल्कुल भी फॉरेन लोग थे जिनकी ज़बान यहाँ के लोग नहीं समझ पाते थे, मगर जब यहाँ पे लोगों का जब कांटेक्ट हुआ, जब अलग अलग कल्चर के लोग मिले, तो कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन होता है। बल्कि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान एक ऐसी मिसाल हमारे सामने देता है कि यहाँ पे
इंटरमिंगिंग ऑफ कल्चर है। लोग आ रहे हैं और साथ में रह रहे हैं और एक अलग ही कॉम्पोजिट कल्चर बन रहा है, नई जबान बन रही है, नई तहजीब बन रही है, नया कल्चर बन रहा है। लोग एक नए मतलब लोगों के नए नए त्यौहार बन रहे हैं जहाँ पे लोग एक साथ आकर के खुशियाँ बांट रहे हैं। तो वो शेर जो है फिराक का बहुत ही खूबसूरती से हिंदुस्तान को डिफाइन करता है। और आज आप सब जो यहाँ पर मौजूद है इस प्रोग्राम में, जमात इस्लामी इनकी तरफ से ईद मिलन प्रोग्राम का, तो ये प्रोग्राम भी उसी आइडिया ऑफ इंडिया को बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। जो ईद की खुशियाँ मनाने के जमात इस्लामी ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा और उसमें सभी फेज के लोगों को बुलाया, तो ये कुछ नई चीज़ नहीं, कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि ये खुशियाँ हम जो है यहाँ पे सदियों से एक साथ मिल बांटकर अपनी खुशियाँ मनाते आए। और ज़रूरत इस बात की कि इस प्रोग्राम को वापस रिवाइव किया जाए। ये जो हमारा ट्रेडिशन है कि हम एक साथ मिलकर बैठें, एक साथ अपनी खुशियों को बांटें, एक साथ अपने दुख दर्द को बांटें, ये इस चीज़ को वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत और ज़्यादा आज के टाइम पर बढ़ जाती है। आज सोशल मीडिया का एज है। सोशल मीडिया क्या करता है कि वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, लोग दूसरे दोनों अलग अलग कोने से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हमारे इंडिविजुअल के ऊपर भी और सोसाइटी पे भी पड़ रही है। आज सोशल मीडिया के टाइम पर आप देखोगे कि हम इको चेंबर्स में रह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिकमेंडेशन, हमारी लाइक्स, जो वीडियो हमको रिकमेंड कर रहे हैं वो हमारे मतलब एक सिमिलर थॉट के हिसाब से वो रिकमेंड करता है। तो हम अपने एक इको चेंबर में बस जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर हेट्रेड और प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा वो है, एक टूल बन गया, एक मीडियम बन गया कि वो कनेक्ट होने से ज़्यादा एक दूसरे को डिस्कनेक्ट होने का मीडियम बन गया कि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही है, एक दूसरे से करीब आने के बजाय एक दूसरे से नफरतें पैदा हो रही है, एक दूसरे को जानने के बजाय हम एक दूसरे के बीच में दीवारें क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो आज हम देख रहे हैं, नफरत का जो माहौल है, कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, कुछ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोगों में जो डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को अरेंज करें और इस तरीके के प्रोग्राम्स में आए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, एक दूसरे की खुशियों को समझें, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझें, एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को समझें। मतलब ये हम करेंगे तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, ये नहीं कुछ नया चीज़ लेकर आ रहे हैं, बल्कि ये हमारी लेगेसी है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा जो है हमारी हज़ारों सालों की जो है कल्चर हमारा लेकर हम उसी को वापस रिवाइव कर रहे हैं। दोस्तों आज ये आप देखोगे कि ईद मिलन प्रोग्राम, ईद का जो त्यौहार मनाते हैं वो किस लिए मनाते हैं कि लोग मुसलमान जो है पूरे महीने भर रमज़ान में रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने में भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कुरान ये कहता है कि रोज़े रखने का मकसद क्या है, कि आप रोज़े क्यों रखते हो। कुरान ये कहता है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम रोज़े इसलिए रखते हो ताकि तुम ईश्वर के करीब आओ, तुम ईश्वर का तकवा इख्तियार करो, ईश्वर से करीब जा सको। तो रमज़ान में आप सभी मुसलमानों ने इबादतें की, ज़कात दी, डोनेशंस किया, सारी चीज़ें की ताकि आप ईश्वर से करीब आए। मतलब और ईद उसका क्या है, एक तोहफा है कि आप उसके लिए सेलिब्रेट करो, आप खुशियाँ मनाओ, अपने पूरे महीने जो इबादत की, आपने पूरे महीने इतनी तकालीफ उठाई, तो आप ईद में सेलिब्रेशन करें। तो ईद में जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जमात इस्लामी हिंद विक्रोली टैगोर नगर यूनिट को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो सेलिब्रेशन आप सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन आपने रमज़ान में तो ईश्वर के करीब आने की कोशिश की, अब ये खुशियों के जरिए आप समाज के करीब आ रहे हैं, आप समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को अपने साथ बुला रहे हैं, सभी लोग, सभी औरतें हैं, मर्द हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक वन ऑफ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बिगिनिंग होनी चाहिए कि जितने लोग भी यहाँ पर आए तो इस तरीके की गैदरिंग्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम एक दूसरे से मिलने जुलने का ये जो ट्रेडिशन है उसको वापस बढ़ाएं, एक दूसरे से इंटरेक्शन का जो है वो एक दूसरे के फेस्टिवल्स में जाना, एक दूसरे के गैदरिंग्स में जाना, इसको बढ़ाएं। और ये जब चीज़ें होंगी तो आप देखेंगे कि सोसाइटी भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी। जो हेट्रेड और वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो हटा करके हम समाज में, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पर रह रहे हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम जब एक दूसरे को समझेंगे नहीं, हम एक दूसरे के लिए जहन या मिसअंडरस्टैंडिंग बनाकर रखेंगे, और जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग जाएंगे कैसे, एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे। तो वो बातचीत होना, वो इंटरेक्शन होना, वो मिलते जुलते रहना, उसको आप जो है ये सिर्फ उसका एक प्रोग्राम हो के ख़त्म ना है, बल्कि उसकी बिगिनिंग हो, उस नई जर्नी की, उस कम्युनल हार्मनी की, उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, उस टॉलरेंस की एक बिगिनिंग होनी चाहिए। और आखिर में खाली ये बात मैं अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दोस्तों जब हम कम्युनल हार्मनी और सब चीज़ों की बात करते हैं तो एक दूसरे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमारे जहन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डिग्निटी की जो बात है, ह्यूमन डिग्निटी, कि वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर व्हेन वी नीड टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। कि कुरान ये कहता है कि वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने इब्ने आदम को डिग्निफाइड बनाया, हमने उसको इज्जत दी, और वो इज्जत ही जो हमको इंसान बनाता है, वो हमारी बीइंग ए ह्यूमन,
कि एक इंसान होने की हैसियत से इनहेरेंटली हर एक की एक रिस्पेक्ट है, एक डिग्निटी है, और वो रिस्पेक्ट के साथ हम खुद को भी ट्रीट करें, अपनी फैमिली को भी ट्रीट करें और हमारे पूरे समाज को भी ट्रीट करें। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा साहब। आपके सामने थे ब्रदर सीमा, जो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद आइए दोस्तों, हमारे मेहमान टॉकिंग प्लेटफॉर्म के कन्वीनर जनाब गुलाम आरिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ज़रा ख्याल पेश करें। मैं मोहतरम को इस शेर से आवाज़ दूंगा कि चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आग का किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बां से सुनिए। गुलाम आरिफ साहब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी हिंद टैगोर नगर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे उन्होंने कुछ बोलने के लिए बुलाया, अपनी कुछ बातें, अपने कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए ख़ास तौर पे बुलाया। तो यहाँ जमात के जनाब नाइक साहब हैं, जनाब सिराज साहब हैं, अनीस साहब हैं और जो दूसरे ज़िम्मेदार और वर्कर्स हैं जमात के, उनका शुक्रिया। ये प्रोग्राम ईद के रिलेशन में रखा गया है, तो अब ईद पे कुछ बोलना, वो सीमा ने आपके सामने बात रखी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे जहन में कुछ और ख्यालात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मतलब कैसा होता है ना कि कोई भी आदमी जो स्पीकर हो और भाषण वगैरह करने का आदत रखता हो, वो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाता है कि मेरी कुछ विचार, मेरी कुछ बातों से मेरे भाई बहन कुछ फ़ायदा उठा सकें, उनसे मैं कुछ फ़ायदा उठा सकूं। ठीक है, तो मेरे माइंड में कुछ एक ख्याल था। ये जो ख्यालात बने थे मेरे जहन में, जो विचार बने, ये पिछले 5-7 साल और ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में कोविड और उसके बाद में जो हालात बने, उनको देख के एक पिक्चर जो मेरे जहन में बना, मेरे दिमाग में बना कि मेरा मुल्क भारत ऐसा हो गया है। यहाँ पे आने के बाद मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्र है कि वो इमेज पानी में बह गया, एक सुनामी आई और मेरे जहन के सारे ख्यालात को बहा के ले गया। और जो मैंने बचपन में स्कूल में और मेरे माँ बाप से भारत का नक्शा सीखा था और देखा था, आज मैं अपनी आंखों से, मतलब मैं बहुत धन्य हूँ हिंदी में कि मैं उस भारत को फिर से देख रहा हूँ। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा है कि मैं जब, आप एक चीज़ जानते हैं, गूगल अर्थ एक ऐप है, तो गूगल अर्थ का एक सैटेलाइट इमेज होता है, उसके अलग अलग वर्जन से आप नेट पे जाके देख लीजिए। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वो जूम करके आपको उस जगह का मैप दिखा देगा। आप बहुत लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो आप जब जूम करते हैं तो आपको पहले ऊपर से कैसा दिखता है, बहुत ऊपर से, फिर जूम करते हैं, फिर और जूम करते हैं तो आपको भारत दिखाई देता है, फिर और जूम करते हैं मुंबई दिखाई देता है, फिर और थोड़ा सा और जूम करें तो मुंबई में ये विक्रोली का एरिया है, और थोड़ा सा जूम करें तो ये साई प्रकाश हॉल है। तो आज अगर किसी को भारत को देखना हो तो वो, मतलब मैं ये जो 200 लोग थी या 100-150 200 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब लोग, मैं इन सबको बहुत ही, हम सब जिसमें मैं भी हूँ, बहुत ही मतलब एक तरह से धन्य समझता हूँ कि उन्होंने इस नक्शे को भारत के आज अपनी आंखों से देखा। और ये जो नक्शा बना, अच्छा ये नक्शे का बैकग्राउंड है, यानी कल परसों तक हमारे जहन में था कि कल शहर में कुछ हो नहीं जाए। सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, यानी हमारे सभी धर्मों के भाई बहनों के दिल में था कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। मेरे भी दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया था, मुस्लिम दोस्तों ने भी, हिंदू दोस्तों ने भी, क्रिश्चियंस दोस्तों ने भी, और भी लोगों ने, कि भाई हम बात करते रहते हैं कि कुछ शहर का माहौल नहीं बिगड़ जाए। और अभी 3 दिन बाद हम ये देख रहे हैं कि इस माहौल में ये भारत यहाँ मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, सबको बधाई, ईद की भी बधाई, और ईद से ज़्यादा
इस नए भारत को बनाने की बधाई आपको। इसके साथ मैं कहूँगा कि मेरी बात में एक बात आ जाएगी, 10-15 मिनट में बोलूँगा जब तक और दूसरे डिग्नेटरीज नहीं आ जाते। वो ये कि भारत के अंदर हमारा ये प्रदेश जो है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र जो है ना, ये भी जब से बना, यानी जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र एक स्टेट बना, उस स्टेट बनने से लेके आज तक या उससे बहुत पहले से ये हमारा राज्य, इसके ख्यालात हमेशा से ऊपर नीचे होता रहता है, वेरिएशंस आते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा से पुरोगामी थे, सामने की तरफ देखने वाले थे, पीछे देखने वाले नहीं थे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारे इस प्रदेश का मिजाज, उसका जो मिजाज होता है ना, वो हमेशा से सब धर्मों को साथ में लेके चलने का था, कभी भी वो किसी को एक्सक्लूड करने का नहीं था। ऊपर नीचे हिस्ट्री में कुछ ऐसे दौर आते रहते हैं, वो आए होंगे। मैं अभी मैंने बात शुरू की तो मैं कहूँ कि मुझे डर था कि इतनी नफरत फैली हुई है, ये चलाते हैं हम लोग, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब के नीचे किसी के वीडियो में कमेंट देखें, इंस्टाग्राम पे, सॉरी इस पे क्या है वो, ट्विटर पे देखें, ऐसा लगता है कि नफरत ही नफरत फैली हुई है दुनिया में। आपको नहीं लगता? आपको भी लगता होगा। ऐसा लगता है कि इंसानियत नाम की कोई चीज इस दुनिया में बची ही नहीं, नफरत फैली हुई है। मैं एक बात रखता हूं या कोई साहब एक और बात रखते हैं, उसके पीछे लोग जो कमेंट्स डालते हैं, उन कमेंट को देख के लगता है कि भाई ये किसी इंसान ने लिखा हुआ कमेंट है, ये किसी मशीन ने लिखा है, या किसी जानवर ने लिखा हुआ है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। और ये नफरत इतनी बढ़ गई है, इतनी फैल गई है, और इस नफरत में एक आदमी दूसरे आदमी के जान का दुश्मन बन गया है। तो ऐसा नफरत का, और हम लोग उर्दू में कहते हैं तासुब का, डिस्क्रिमिनेशन का, ये माहौल जो दिखाई देता है, ये कैसे बन गया, कैसे हुआ कि अभी अभी पुरानी बात नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए, 70-80 साल नहीं हुए कि इस भारत में मिलजुल के, और भारत में भी, और मैं बताऊंगा महाराष्ट्र में भी मिलजुल के हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस और एथियस्ट सब ने मिलके अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बहुत साल नहीं हुए। हमारी जनरेशन में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने उस आज़ादी को देखा, लड़ाई को भी देखा होगा, लेकिन अभी बहुत टाइम हुआ नहीं है, 100 साल पूरे नहीं हुए आज़ाद होके। फिर हमने वो दौर देखा जब संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ चली थी, यानी महाराष्ट्र को एक यूनिफाइड महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने, और उसमें ये सब रिलीजन्स ने, सभी आइडियोलॉजीज ने मिलके एक यूनिफाइड महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके नतीजे में आप देखते हैं हुतात्मा चौक में वो जो लोग शहीद हुए उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हम उनको याद करते हैं। वो जो लोग महाराष्ट्र बनाना चाहते थे और वो जो लोग उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में भारत को बनाना चाहते थे, उन लोगों के ख्यालात क्या वैसे थे जैसे आज हमारे नेताओं के ख्यालात बनते जा रहे हैं? तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर, मुझे ये बताया उन्होंने कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, अलग अलग सबको बुलाया है, सब लोग होंगे, ये आज यहाँ पे मौजूद है। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने 5-10 मिनट की बातचीत में, 10-15 मिनट की बातचीत में जो बात करूँगा, क्योंकि नफरत और मोहब्बत ये कोई इतना ह्यूमन, ये तो एक बहुत इंसानी बात है ना, ह्यूमन बात है, लेकिन इसके फैलाने में या मोहब्बत को बढ़ाने में या नफरत को बढ़ाने में समाज का और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम ये देखें तो कुछ बातें आ जाएंगी, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, और मैं हर एक की जो अच्छी बात होती है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो बात जिस पे मैं तनकीद कर सकता हूँ उस पर ज़रूर एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ज़रूर मैं करता हूँ। तो भाई देखिए, आज़ादी के बैकग्राउंड की मैंने बात की, तो मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो भाषण देना नहीं चाहता। तो स्वतंत्रता का पहला संग्राम कौन सा हुआ था, जिसके बारे में जो पहली लड़ाई फुल फ्लेजेड, ऐसे तो आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने से सिराजुद्दौला ने पलासी जी में जो लड़ाई लड़ी बंगाल में, वहाँ से होते हुए इधर उधर, फिर हम देखते हैं कि टीपू की उसके बाद में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो 1857 की लड़ाई थी, और उसमें हमारे महाराष्ट्र ने बड़ा रोल अदा किया था।
अगर हिस्ट्री हमारे बच्चे पढ़ते नहीं तो हमको, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, हमको हिस्ट्री का छोटा सा वर्जन दिखा देते हैं, पूरी हिस्ट्री में से एक पीस निकाला, वो हमारे बच्चों को दिखा दिया और उसी को बार बार चलाया, तो ऐसा लगता है बस उतनी ही हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप सच देखें, अगर आप हिस्ट्री का लार्जर इमेज देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि उस लड़ाई में लीडर के तौर पे तो थे बहादुर शाह जफर, सबने उनको लीडर माना था, पूरे हिंदुस्तान ने उनको, भारत ने उनको लीडर माना था, लेकिन उनके साथ साथ पूरा भारत था और खासतौर पे महाराष्ट्र तो बहुत आगे आगे था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग शहीद हुए, हमारे भारत के हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, बड़े पैमाने पर मुसलमान थे और हिंदू भी थे, सारे मज़ाहिब के लोग थे उसमें। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त जो जंग हुई, उस जंग में झांसी की रानी ने क्या कहा था, लक्ष्मीबाई ने, वो एक औरत थी ना भाई, वो आके फ्रंट पे आके उसने अपनी तलवार से लड़ाई की, उसने लीड किया ऐसे टाइम में जबकि 1857 में, जबकि औरतों को तो मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी घर से बाहर निकलने का ऐसा कोई खास कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। उसने वहां पे की, अंग्रेजों के अगेंस्ट में अपने ये लड़ाई लड़ी, तो कितना मतलब कितनी दूरदर्शी और कितनी बाहिम्मत औरत थी, वो खातून थी, हम सबको उस पर फख्र तो होता है। अभी हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान में, भारत में आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के मुल्ला मौलवी जिनको हम कहते हैं, मुल्ला मौलवी मतलब हम तो उलमा कहते हैं, ठीक है, मुल्ला मौलवी हजरात ने जो लड़ाई लड़ी उसमें 1 2 4 5 100 200 नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में करीब करीब लाखों लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया, हजारों लोगों को काले पानी की जेल में डाल दिया, हजारों लोग को डिपोर्ट करके, आपको मालूम कहाँ है, माल्टा आइलैंड्स, वहां पे जेलों में ठोस दिया, वहीं मर गए, वहीं वो खप गया, वो वापस नहीं आ सके। कितने तो काले पानी का जो अंडमान में जेल है उसी के अंदर में अब उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है वो इतना था। तो वो लोग किस लिए लड़ रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि उस वक्त भारत में मुसलमानों की तादाद कुछ 20-25% थी पूरे यूनिफाइड इंडिया में, संयुक्त जो भारत था हमारा उसमें। तो वो जिस आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे उनको पता था कि यहाँ पे यही कॉम्पोजिशन रहेगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये लड़ाई लड़ी, हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का एक छोटा सा आप देखिए कि शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के सब लोगों के दिल में जिनके लिए जगह है, ऐसी शख्सियत गुजरे हैं, लेकिन हमको क्या बताया गया? हमको मुसलमान को कुछ और बताया गया, हिंदू को कुछ और बता दिया गया। हिंदू को बता दिया गया ये मुसलमानों से लड़ाई की, उन्होंने मुसलमानों को मारा, और ये किसने बताया? ये जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके तहत उर्दू में अलग हिस्ट्री आ गई, मराठी में हिस्ट्री अलग आई, उसके राइटर्स अलग थे, इनके राइटर्स अलग थे, और उनको पेश किया। जबकि सच्ची बात यह है कि शिवाजी महाराज की लड़ाई औरंगजेब से तो थी, इसमें कोई शक नहीं, और उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसको आप एक मुसलमान की लड़ाई, एक हिंदू की लड़ाई मुसलमान के खिलाफ और एक मुसलमान की लड़ाई हिंदू के खिलाफ क्यों देखें? हम इसको देखें कि एक बादशाह है जो दिल्ली में रूल कर रहा है और उस बादशाह की हुकूमत में जुल्म सितम है। तो यहाँ पे किसी ने जो प्रजा का राजा था, जो प्रजा को इंसाफ दिलाना चाहता था, उसके लिए उससे लड़ाई लड़ी। अब इनका धर्म क्या था और उसका धर्म क्या था, उससे क्या लेना देना? एलिमेंट रहता है, मजहब का एलिमेंट रहता है, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा होता तो शिवाजी महाराज की फौज में ये 25% 30% मुसलमान क्यों थे भाई? शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड्स थे उसमें 7-8 बॉडीगार्ड्स हर वक्त उनके साथ खड़े क्यों रहते थे? जब अफजल खान से लड़ाई हुई तो जाते वक्त हथियार किसने दिया और उसको मारने का प्लान किसने किया? ये देखिए ना, उनको तकरीबन मारने का प्रोग्राम जिसने किया था वो एक हिंदू था अफजल खान के बाद, नाम किसका क्या मालूम है ना? और ये जिनको बचाने के लिए जो हाथ में नाखून दिए थे वो एक मुसलमान था। उनको वहां से निकलने में मदद किसने की? उनका मिलिट्री के जनरल्स कौन थे?
उनका जो 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 लोग थे उनके साथ में लड़ने वाले बड़े पैमाने पर मुसलमान थे। उस जमाने में ये नफरत नहीं थी, वो जमाने में रीजंस पॉलिटिकल थे, वो जमाने के रीजन थे कि पीजेंट्स को, जो मावड़े उनके साथ थे शिवाजी महाराज के साथ, फोटोज में आप देखिए वो फौजी लगते हैं क्या? वो देखने में जो लड़ने वाले थे वो फौजी लोग नहीं थे, वो धोती पहने हुए लोग थे, नॉर्मल जो किसानों के कपड़े पहने हुए लोग थे, उनके हाथ में कुछ तलवार आ गई तो एक तरह की क्रांति के लिए वो लोग खड़े हो गए थे। और हर जगह ये हुआ है। हमको अगर इस तरह से देखेंगे हिस्ट्री को तो ये हिस्ट्री हमको जोड़ेगी। अच्छा, इसी चीज को कोई और अब बयान कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग बड़े विद्वान हैं, बड़े जानने वाले हैं, एक अजीबोगरीब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी हुई है। मैं तो आपसे साफ कहता हूँ मैं किस तरफ हूँ, मैं ये जोड़ने वाली आइडियोलॉजी के साथ हूँ। और ये जोड़ने वाली आइडियोलॉजी ये है कि भाई अगर आप ध्यान से देखें तो हिस्ट्री में जो नहीं हुआ वो क्यों बताते हो? मत बताओ। अपने बच्चों का माइंड पॉल्यूट क्यों कर रहे हो? वो चीजें बताओ जो जोड़े। कल परसों आदित्य ठाकरे साहब ने, जो मिनिस्टर है हमारे इस गवर्नमेंट में, उन्होंने एक बयान दिया जो TV9 पर मैंने देखा। आदरणीय सुनील सावंत तुम्ही हार्दिक स्वागत करते। मी साहेबांना विनंती करतो की ते स्टेजवर या प्लीज। सोबत मी कॉर्पोरेटर उपेंद्र सावंत साहेबांची विनंती करतो की ते पण स्टेजवर या। नसीम भाई आपसे भी गुजारिश। रश्मीताई कोहोडकर मी विनंती करतो कि प्लीज तुम्ही स्टेजवर या। उसके बाद अब्दुल सत्तार नाइक साहब जमात इस्लामी के पूरे मुकामी, मैं उनसे मोतबार गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं नसीम कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। माइक पे गुलाम आरिफ साहब। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात फिर शुरू करता हूँ कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने बच्चों को जोड़ने की तरफ ले जाए। मेरी बात यहाँ कट हुई थी कि हमारे मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल ही बयान दिया, कल परसों भी नहीं, कल TV9 पर मैंने देखा। उन्होंने कहा कि हमें आगे की तरफ देखना है और हमको हिस्ट्री में क्या हुआ उससे सिर्फ वो चीज लेनी है कि जो हमको जोड़े आपस में, हमको आपस में डिवाइड करे। ऐसी चीज लेके क्या फायदा? अगर ऐसा हुआ भी है, हुआ भी होगा शायद। हिस्ट्री बहुत हर तरह की चीजों से भरी पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इसको एक गाइडिंग लाइट बना के हम चल नहीं सकते? क्योंकि देखो, अगर हम किसी में खराबी ढूंढने बैठे, किसी में भी, तो वो तो निकलेगी, हर एक में कुछ ना कुछ निकलेगी। और अगर हम पास्ट को उकेरने बैठे, उसमें अच्छा भी मिलेगा और बुरा भी मिलेगा। क्यों ना हम अच्छी चीजों को ले ले और बुरी चीजों को छोड़ के आगे बढ़े। मैंने बताया आपको आजादी का बैकग्राउंड पे आ रहा था मैं। अभी हमने पिछले 2-3-4 महीने पहले, 6 महीने के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों सैनिकों के साथ में ब्रिटेन के साथ युद्ध किया। अगर आप नेताजी सुभाष, अभी उसका दिल्ली में गवर्नमेंट ने उनके स्टैच्यू के लिए, उनके स्मारक के लिए बड़ी जगह अलॉट की है। तो नेताजी के स्टैच्यू तो हम बना देंगे, बट क्या हम जानते हैं कि नेताजी किस चीज के झंडे को लेके चल रहे थे? नेताजी की फौज में जो INA थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उस इंडियन नेशनल आर्मी में मुसलमानों का जितना, आज मुसलमानों के पॉपुलेशन पे बहुत बात की जाती है, ये मौका नहीं है मैं उस पर बात करता, लेकिन नेताजी की फौज में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में मुसलमानों के उस जमाने के पॉपुलेशन के परसेंटेज से कहीं गुना ज्यादा मुस्लिम फौजी शामिल थे। जब वो निकले, उन्होंने हिजरत की, यानी माइग्रेट किए वो, तो पहले वो पेशावर गए देश बदल के, आपको मालूम होगा। तो जब वो पेशावर गए नेताजी और इंग्लिस्तान को इतना बड़ा झटका दिया, उस वक्त मियां अकबर शाह ने उनको रिसीव किया, उनको लोकल सपोर्ट फराहम किया। उसके बाद जो सबमरीन में समुद्र के नीचे से उनकी जर्नी हुई ईस्टवर्ड, उसमें आबिद हुसैन ने, अकेला आदमी था आबिद हुसैन जो नेताजी का प्रोटेक्टर था, मोहम्मद अकबर कियानी, जनरल शाहनवाज, और आखिरी जो जर्नी हुई नेताजी की, प्लेन क्रैश की, उसमें उनके साथ जो अकेला आदमी था उसका नाम था हबीबुर रहमान। ये बातें अगर हमको बताई जाएगी तो हमारे दिलों की नफरत कम होगी। मैंने अभी शिवाजी महाराज का जिक्र किया, उनके साथ में अगर देखें इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, आप पता करें उनके साथ में जो मुसलमान थे उनकी कोई, आप उनका किस तरह से वो करें। मेरे भाई और बहनों, मैं बात को अभी लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम ये सोचें कि हमारे जहन पे ये नफरत, ये तासुब,
ये इनटॉलरेंस और ये एक दूसरे से भेदभाव ये क्यों बढ़ रहा है? ये ऐसे ही बढ़ गया है, ऐसे नहीं बढ़ा है। अगर आप अपने आप को दिलासा देना चाहते हैं कि भाई ऐसे ही बढ़ गया, तो ऐसा नहीं बढ़ा है। हमेशा मोहब्बत जब बढ़ती है, प्यार जब बढ़ता है, तो प्यार बढ़ने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, और हमेशा जब नफरत बढ़ती है तो वो नफरत बढ़ने के लिए भी कोई ना कोई एफर्ट्स कर रहा होता है। तो अगर आप ये तय करें कि भाई मैं इस माहौल को दूर करूंगा और उसी भारत को लेके आऊंगा जो भारत यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ते हैं और इस डर के माहौल को ख़त्म करना पड़ता है। एक छोटी सी बात बता के अर्ज करूं कि महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो हमेशा से, यानी बहुत पहले से आपस के सौहार्द का, आपस के मेलजोल का, आपस के भाईचारे का माहौल रहा है। अगर आप प्रबोधन ठाकरे के लेख पढ़े पुराने, तो उनमें आपको एक कड़वा, वो कहते हैं मैं कड़वा हिंदुत्व का मान, लेकिन अगर आप देखें उसके अंदर डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा उनके दिल की नरमी उन लोगों के लिए जो गरीब मजदूर थे यहाँ मुंबई के मिलों में, वो दिखाई देगी आपको। अब मैं ये किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं नाराज करना भी जानता हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। और मुझे, मैं पॉलिटिकल आदमी भी नहीं हूँ और मेरे पास कोई ईडी वीडी इतना दौलतमंद भी नहीं कि कोई ईडी आएगी मेरे पास, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जो बात सच है वो बता रहा हूँ। अगर आप देखें कि महाराष्ट्र का एक कल्चर है और वो कल्चर सबको समेट के लेने का है, और उस कल्चर में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में ये जब आज़ाद हुआ भारत, तो बाकी रियासतें बहुत पीछे थी साहब। यहाँ 1950 में कोऑपरेटिव्स बनना शुरू हो गए, यशवंतराव चौहान के ज़माने में कोऑपरेटिव बन के इसकी प्रोग्रेस, इसकी तरक्की का रास्ता शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में 1960 में ऑलमोस्ट सभी देहातों में पानी वानी पहुंच चुका था। 1970 के आते आते महाराष्ट्र में एसटी बसेस की सड़कों का जाल फैल गया था, और 1980 के आते आते तो पूछिए मत कहां तक पहुंची। 90 में हम देखते हैं कि क्या क्या कहां तक हमने तरक्की की, और ये आज भी भारत की टॉप मोस्ट प्रोग्रेस रियासतों में से महाराष्ट्र एक है। तो ये महाराष्ट्र जो था, इसमें किसी एक पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का नहीं है, सब लोगों ने, सबके कल्चर का और महाराष्ट्र के लोगों का आपसी मेल मिलाप का कल्चर है। सुनील राव जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि 1992-93 में हमारे यहाँ भयानक राइड हुए, बॉम्ब ब्लास्ट, अतिरेकियों ने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया, बड़ी कड़वाहट आ गई माहौल में, बहुत कुछ हुआ। मेरे अभी कुछ दोस्त हैं, बोलते कि भाई आप इतना करीब हो इन लोगों के, इन्होंने तो 92-93 में ये किया। ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये बात मत करो, मैं ये चीज़ नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ 92 से 2022, अभी दिसंबर में 30 साल पूरे होंगे, इस महाराष्ट्र में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? आप इसको देखिए ना, आपने कभी देखा इस तरह से? 92-93 की याद आती है, और 92 के बाद 3 या 4 90s में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह तो बाहर के लोग करते हैं, ये आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने 30 साल इस महाराष्ट्र में एक भी कम्युनिटी, छोटा मोटा देखिए उसको राइट में नहीं गिनते, एक आध किधर कोई लड़ गया, कोई मारामारी हो गई, छोड़ दो उसको, लेकिन कोई कम्युनल राइट, सस्टेन्ड कम्युनल राइट नहीं हुआ। और 30 बरस ये हमने आपस में हमारे एके को बना के रखा। आखिरी बात कर रहा हूं मैं 1-2 मिनट में। देखो, इस वक्त दुनिया की कंडीशन बहुत खराब है। यूक्रेन और रशिया के वार के बाद कोविड की वजह से बहुत खराब हो गई थी जो आर्थिक परिस्थिति। अच्छा, कोविड में भी मैं बताता चलूँ महाराष्ट्र की बात, कि ये जो मुंबई में कोविड को जो देखिए अभी झगड़ा चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 47 लाख लोग पूरे भारत में मतलब कोविड की वजह से दुनिया छोड़ के गए। ये बहुत बड़ा फिगर है, शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि मिसमैनेजमेंट बहुत है, ये मतलब उसका होता है। हमारी गवर्नमेंट के फिगर्स अलग हैं, छोड़ दीजिए, हम उस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कभी हमारे पास थे। ऐसे में हमारे इस मुंबई में देखिए 2 रियासतें हैं, एक तो महाराष्ट्र, मुंबई, पूना, और बड़े बड़े शहर जो थे, और इसके अलावा केरला, ये ज़्यादा अफेक्ट हुए थे शुरू में। लेकिन अफेक्ट तो हो सकते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है, आपने उसको कैसे संभाला और कैसे कंट्रोल किया। तो आज भी अगर आप देखें इकबाल सिंह चहल का मुंबई पैटर्न, इन ऑर्डर टू कंट्रोल
COVID is appreciated by people everywhere, even people abroad. मैंने बाहर के जर्नल्स पढ़े हैं जिसमें बम्बई की महानगर पालिका के ने जिस तरह से सेकेंड वेव में कोविड को कंट्रोल किया, खास तौर पे उसकी बड़ी सराहना की गई। मैं भी करूंगा। हम अगर मिल जाएं और अगर हम डिसाइड कर ले कि हमको कोई काम करना है तो हम काम कर देते हैं। यह अभी साबित हो गया है। आखिर में मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया की कंडीशन बहुत खराब है इस वक्त, हालात बहुत खराब है आर्थिक तौर पे। इन आर्थिक हालात में अगर हम लड़े, अगर हम झगड़े, महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा, महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है, हिजाब के नाम पे, हलाल के नाम पे और कुछ नाम पे। महाराष्ट्र में ये सब इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है ये सब। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग मिलके रहे तो हम अपने इस मुल्क को फिर से प्रगति के पथ पे ले जा सकते हैं। और अगर यहाँ सिक्योरिटी ना हो, यहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, बाहर में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे हेडिंग्स लगा रहे हैं, मुल्क की जो सिचुएशन जो बाहर जा रही है, आजकल हर चीज़ सबको पता चलती है, तो उसके बाद में FIIs ने पैसे निकाल लिए, तो आप देख लीजिए कि 60,000 से 54,000 पे मार्केट आ जाया हुआ है। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आगे कितना होगा बयान नहीं कर सकते। मैं आखिर में कहता हूँ, विक्रोली टैगोर नगर की जमात ने बहुत अच्छा कदम किया है। हम आज मिलकर ये तय करें, इस माहौल को बना के रखेंगे। इधर उधर से कोई छोटा मोटा धमकी दे, कुछ करें, उस पर हमारा असर नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बहुत फिक्र थी लोगों को, और उसके लिए वो मुबारकबाद के लायक है। हम गवर्नमेंट समझा बुझा के बहुत कुछ किया। भाइयों, हमको एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहना चाहिए। क्यों ना ऐसा ही हो कि अभी दिवाली आए तो एक प्रोग्राम आप सबकी तरफ से हो और हम लोग उसमें शरीक हो। अभी बुद्ध जयंती आए, हम लोग उसमें शरीक हो। कभी क्रिसमस आए, उसमें हम शरीक हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। परसों कहीं भिवंडी में हल्दी कुंकू का समारंभ रखा था हमारी महाराष्ट्रियन बहनों ने, तो हमारी एक मुस्लिम लेडी है, नकाब स्कूल की प्रिंसिपल है, वो बुर्का पहनती है, तो उन्होंने बताया मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इतने राब्ते हैं कि वहाँ जा रही हैं आप ये सामाजिक कार्य में। अगर इसी तरह हम मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के साथ बना के रखा, तो आप देखेंगे कि आइंदा 5 सालों में ये खुद हमारा महाराष्ट्र और हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। और जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करे उसको प्यार से बोलो नो। नफरत का जवाब नफरत से बिल्कुल दिया नहीं जा सकता। नफरत का जवाब, और जो हमने अभी बता दिया, इस अभी ये जो माहौल बना था, इसमें महाराष्ट्र के लोगों ने यही बताया। पंढरपुर में मुसलमानों ने कहा कि बाबा, हमारी वजह से अगर आपके मंदिर की सुबह की काकड़ आरती या जो भी हो रही है, तो चाहे तो हम मस्जिद का बंद करते हैं सुबह में, आप अपने मंदिर का चालू रखो। टीवी के ऊपर फुटेज मौजूद है। कहीं कहीं जगह हमारे हिंदू भाइयों ने लाउड स्पीकर ला के दिया कि आप लगाओ, दिन भर लगाओ, हमको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। ये इशू अलग है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि आपस में इस तरह का अगर वो होगा तो कोई भी बड़े से बड़ा इशू आएगा वो सॉल्व कर लिया जाएगा। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए 1 मिनट में एक बात, मेरे दोस्तों मुस्लिम भाइयों के लिए खास तौर पे ऐसे सबके लिए, देखो भाई, आप कभी भी ये मत समझें कि हम लोग इस मुल्क में कम हैं, हम लोग इस मुल्क में कमजोर हैं, हम लोग दबे हुए हैं, हम लोग ऑपरेस्ड हैं। क्योंकि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो सोचने से शुरू होती है। हम इस मुल्क के, अपने भारत के इक्वल सिटीजन हैं, और उसी तरह से अपने को भी देखें और दूसरों को भी देखें। दूसरी बात, अगर कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ एंटी सोशल, कुछ शरपसंद पार्टियां या लोग अगर इस आपके इत्याद में कुछ दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो आप कुरान शरीफ की उस आयत को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा, और मेरे सभी बाकी भाइयों को भी मैं दावत दूंगा कि कभी कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है उसको देखने का मौका मिले तो जमात वाले आपके लिए फैसिलिटेट कर देंगे कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन। हामीम सजदा की एक छोटी सी आयत है, वो आयत पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं तो सुनाना चाहता था तुकाराम के अभंग आपको, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं है, प्रोग्राम भी लेट शुरू हुआ, तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और बदी, यानी गुड और इविल एक जैसा नहीं हो सकता। बुराई को उस भलाई से रिपेल करो, उस भलाई से दूर करो जो बेहतरीन हो, यानी बुराई को भलाई से नहीं बल्कि भलाई में भी जो सबसे बड़ी अच्छी भलाई हो उससे दूर करो, तो तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था वो तुम्हारा जानी दोस्त बन गया है।
ये कुरान मजीद ने कहा, यानी हमारे और आपके मालिक ने कहा, ये कि सबका मालिक एक है। तो मेरे दोस्तों, इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने ध्यान से आपने सुना, और आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। सर्वात आधी आमचे विक्रोळीचे वार्ड अध्यक्ष सूरज भाऊ रिडलान, मी यांना विनंती करतो की ते स्टेजवर यावं प्लीज. सूरज भाऊ रिडलान. न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है. बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब. आता मी विक्रोळीचे कार्यसम्राट आमची मनीषाताई रहाटे यांना मी विनंती करतो की ते 2 शब्द आमच्यासाठी स्टेजवर. सर्वांना नमस्कार. सन्मान्य मंच, आपले आमदार सुनील राऊतजी, 118चे नगरसेवक उपेंद्र सावंतजी, आमचे चंद्रशेखर जाधवजी आणि रश्मीताई, इथे जमलेले सर्व विक्रोळीचे आणि सर्व समाजाचे सर्व सन्मान्य लोकांना माझा नमस्कार. आणि आज आम्हाला इथे जमाती इस्लाम हिंदने सर्वांना इथे एकत्र केलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचं पण मी धन्यवाद देते. माझ्याबरोबर माझे वॉर्ड अध्यक्ष सूरज जिल्हा, त्याचबरोबर नियाजभाई, असे सर्वजण आले, त्यांच्याकडून सुद्धा आपल्या सर्वांना मी ईदच्या मुबारक देते. आज आपण इथे सर्वजण ईद मिलांसाठी जमलेलो आहोत. आपल्याला इथेच आज सगळं एकत्र दिसतंय. आज आपल्याला मुस्लिम बांधवांनी आमंत्रण दिलंय आणि आज आपण इथे सगळेजण त्यांना सन्मानित करून त्यांचा मान ठेवून आपण इथे आज जमलेलो आहोत. आज मगाशी गुलाम आरिफ भाईने बोलले की इथे मला असं वाटत होतं भीतीचं वातावरण आहे, पण मला कधी वाटलं नाही. ज्या दिवशी ईद होती त्या दिवशी आम्ही त्यांना आमच्या म्हणजे BMC मार्फत आम्ही त्यांना रोड साफ करून दिले, कचरा साफ करून दिला, त्यांना नमाज करण्यासाठी सर्व आम्ही तयारी करून दिली. आणि मला इथे माहिती आहे की माझ्या विक्रोळीमध्ये किंवा माझ्या वॉर्डमध्ये असं कुठलाही माहोल कधी होत नाही, कारण सगळेजण सुज्ञ लोक इथे राहतात. सगळ्यांनाही माहिती आहे की आपण इथे कशासाठी आहोत, कशासाठी आपण इथे राहतो. तर कोणीही इथे म्हणजे वातावरण तसं कधीही गंभीर नव्हतं आणि होणारही नाही कधी. सर्वजण इथे एकत्र मिळून राहतात. राजकारण हे बाजूला असतं, आपल्याला इथे राहायचं, एकत्रित राहायचं आणि आपण सर्वजण आज इथे एकत्रित सर्व समाजाचे लोक आज इथे एकत्रित राहतोय. आणि आता इथे पण आपण बघितलं तर मुस्लिम समाज आहेत, ख्रिश्चन बांधव आहेत, आपण हिंदू लोक सुद्धा आज इथे आहोत. आज आपण कशासाठी इथे जमलं तर ईद मिलनसाठी. हा आपण त्यांना एक मान देतोय. आज आपण सर्वजण इथे आलो आहोत. तसंच ती लोक सुद्धा आपल्या प्रत्येक सणाला मान देतात आणि आपण सगळेजण इथे एकत्रित सगळे सण सगळे उत्सव साजरे करतो. तसंच बघायला गेलं तर कोरोनाच्या काळामध्ये आपण असा विचार केला का की हा हिंदू आहे, हा मुस्लिम आहे, हा असं आहे? नाही, प्रत्येक समाजाने मदत केली. प्रत्येक समाजाने लहान लहान घटकाला मदत केली. मुस्लिम बांधवांनी केली आहे, गुरुद्वारने केलेली आहे, काही हिंदू लोकांनी केलेली आहे. लोकांना या 2 वर्षांमध्ये कुठली गोष्ट कमी पडू नये म्हणून प्रत्येकाने केलेले आहे. आज आमच्या आमदारांनी सुद्धा लोकांना खूप मदत केलेली आहे. माझ्या ऑफिस मधून सगळ्यांना मदत झालेली आहे. उपेंद्रबाई आहेत, त्यांच्याकडून मदत झालेली आहे. सगळ्यांकडून मदत झाली. आपण हा विचार नाही केला आज समाज कुठे चाललाय, या ह्याला द्यायचं नाही, त्याला द्यायचं नाही. प्रत्येक जण संकटामध्ये होतं. प्रत्येकाला जेवणाची भीती वाटत होती, उद्या आपलं काय. पण लोकांनी सगळ्यांनी एकमेकांना मदत केली. आपण हे 2 वर्ष खूप चांगल्या पद्धतीने घालवले. त्यामुळे मी सगळ्यांचं कौतुक करते की ह्या विक्रोळीमध्ये सगळ्यांनी एकमेकांना मदत केली. महिला असू दे, पुरुष असू दे, सगळ्यांनी मदत केली. आणि ह्याच्या पुढेही आम्ही असंच एकत्रित राहू
आणि आता जे चालू आहे मला ते माहित नाही काय चालू आहे, पण धर्म आणि राजकारण फार वेगळं आहे. आपण आपला धर्माचा प्रत्येकाने एकमेकाचा सन्मान केला पाहिजे, धर्माचा सन्मान केला पाहिजे. त्यांच्या वागणुकीप्रमाणे आपण त्यांच्यामध्ये जेव्हा मिसळतो त्यांच्याप्रमाणे आपण वागलं पाहिजे. आपण आपल्या पद्धतीने आपलं जेव्हा आपण धार्मिक सण साजरे करतो त्यावेळी सुद्धा ती लोक सुद्धा आपल्यामध्ये तेवढ्याच आपुलकीने आपल्याकडे येतात. आणि जेव्हा आपण जेव्हा प्रत्येक धर्माचे सण जेव्हा साजरे करतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये आपण आपल्यामध्ये कम्युनिकेशन असलं पाहिजे. बाबा आपण हा धर्म किंवा आपला हा सण आपण का साजरा करतो, त्याच्या मागे काय उद्दिष्ट असतं. आणि प्रत्येक धर्मामधलं कुराण राहू दे, बायबल राहू दे किंवा गीता राहू दे, प्रत्येकाने हेच शिकवलंय की जीवन खूप चांगल्या पद्धतीने जगलं पाहिजे. आपण त्याचं फक्त आचरण केलं पाहिजे. आपण हे बाकीच्या गोष्टीकडे विचार केला तर प्रत्येकाला त्याचा म्हणजे त्रास होऊ शकतो, पण आपल्याला हा विचार नाही करायचा आहे. आपल्याला एकाने, एक मताने, एक विचाराने प्रत्येकाचा मान ठेवून राहायचा आहे. एवढंच बोलते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. इसके बाद में मैं नसीम भाई से गुजारिश करूंगा, नसीम भाई को आए आप दो शब्द हमारे लिए. आए हुए हमारे सारे मेहमान खुसूसी हमारे लाडले आमदार सुनील भाऊ राउत जी, हमारी नगर सेविका मनीषा मैडम, हमारी ताई माजी नगर सेविका वर्गा ताई जी, ओपेन सावंत जी, शेखर यादव जी, परम जी, राजेश जी और हमारे बाहर से आए हुए सारे मेहमान खुसूसी और आप लोग, हमारी बहनें, महिला आघाड़ी और सारे जो पार्क साइड भांडुप से आए हुए हमारे मेहमान, विक्रोली के सारे मस्जिदों के जिम्मेदारान, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जमात इस्लामी हिंद और कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को ईद मुबारक. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ना ज़्यादा वक्त लूँगा मैं. ये एक ऐसा वक्त है, हमारे सिराज भाई ने कहा कि एक प्रोग्राम हमको लेना है. नसीम भाई कुछ हालात ठीक नहीं दिख रहे. मैंने कहा सिराज भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऐसी एक शख्सियत मौजूद है कि वो कुछ होने ही नहीं देंगे. अल्लाह का एहसान है, हमारे ताल्लुकात हमारे लाडले आमदार सुनील भाऊ से इतने अच्छे हैं कि विधानसभा, विक्रोली विधानसभा में कुछ भी नहीं होगा और रमजान रुखसत होंगे. रमजान जैसे ही रुखसत होंगे वैसे ही हम एक ईद मिलन का प्रोग्राम लेंगे जिसमें हम सारे समाज के लोगों का, हमारे सिख भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा. हमारे गोरा समाज के हमारे भाई आए हैं और हमारे दलित समाज के लोग हैं और सारे हमारे हिंदू भाइयों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. कुरैशी फाउंडेशन और जमात इस्लामी हिंद की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेके, क्योंकि साहब को अभी जाना है, एक प्रोग्राम अटेंड करना है, तो कासिम भाई हम लोग सत्कार का प्रोग्राम शुरू करते हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सत्कार के प्रोग्राम के लिए मैं जमात इस्लामी हिंद के अमीर मुकामी जनाब अब्दुल सत्तार नाइक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सुनील भाऊ राउत साहब का स्वागत करें. उसके बाद में उपेंद्र भाऊ सावंत, इनका स्वागत नसीम भाई कुरैशी इनकी जाने. मैं हमारे आपा मेहर आपा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मनीषा ताई का स्वागत करें. गुलाम आरिफ साहब का स्वागत. कासिम भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो गुलाम आरिफ खान साहब का स्वागत करें.
मुस्लिम जमात के सदर निसार अहमद कुरैशी, इनका स्वागत कासिम शेख करेंगे। परम भाई का स्वागत हमारे कासिम भाई करेंगे। हमारे वार्ड के शाखा प्रमुख राजेश भाई का स्वागत कासिम भाई। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर यादव जी का स्वागत कासिम भाई करेंगे। आपको कैसे छोड़ूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे आमदार साहब को आवाज़ दूंगा कि अपने अल्फाजों से हमें नवाजें और हमारा मार्गदर्शन करें। कुरैशी समाज और जमात इस्लाम ने आज यहाँ ईद मिलाद का कार्यक्रम प्रकाश बैंक्वेट हॉल में रखा है। कल सूर्यानगर में थे। सूर्यानगर में कल पूरे विक्रोली में जितने मस्जिदें हैं, विक्रोली से लेके भालुक तक, सब मस्जिद के सदर वहाँ आए थे और एक बड़ा कार्यक्रम सूर्यानगर में भी अच्छी तरह से हुआ था। लास्ट एक महीने से लास्ट एक महीने से अपन देख रहे हैं थोड़ा महाराष्ट्र का नहीं, थोड़ा मुंबई का माहौल बिगड़ने की कोशिश कोई पार्टी कर रही है। कोई बोल रहा है कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाओ, कोई बोले हनुमान चालीसा बजाओ, कोई मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा हम बोलेंगे। ऐसे माहौल बिगड़ने का काम कोई पार्टी कर रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर निकालने से, हनुमान चालीस बजाने से या शांति आएगी, लेकिन ये पॉलिटिकली गेम है, भारतीय जनता पार्टी का गेम है। मेरा तो कहना ऐसा है, ये हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। ये दो आंखें हैं, जिसमें एक आंख भी खराब होती है तो हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। इस देश के दो, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों ये अपनी आंखें, और ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही देश ये मुसलमान भाइयों का है, उतना ही देश ये हमारे सिखों का है, और इतना ही देश हमारे इस हमारे माहौल बिगड़ने का काम कोई पार्टी कर रही है। ये राज ठाकरे नहीं कर रहे, ये राज ठाकरे के पीछे भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि 105 आमदार होने के बाद भी उनका सरकार में उनका स्थान नहीं। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। आपने बोला कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम ईडी को डरते नहीं, लेकिन ईडी तो जिसको पता नहीं था, आज तो पान वाले को भी ईडी लगा देते हैं। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई और महाराष्ट्र में पैदा की, और 100 तारीख पे तारीख देते रहे, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी। सरकार तो गिरती नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो अभी ये नया निकाला कि मुस्लिमों के हिंदू और मुस्लिम के दंगे कैसे बसेगा मुंबई में, जिस वजह से सरकार हम बर्खास्त करवा के यहाँ राष्ट्रपति राजवट लगाने की कोशिश उनकी चल रही है। लेकिन हमारा शासन मजबूत है, सरकार मजबूत है, अपने सीएम उद्धव ठाकरे मजबूत है। किसी मुंबई में माहौल रमजान में भी कोई माहौल बिगड़ा नहीं, बोलने से कुछ हुआ नहीं और आगे भी होगा नहीं, ये जबान में आपको ये सरकार बहुत मजबूत है हमारी। ऐसे राणा को दिखाया ताकत हमारी क्या होती है, दिखाए ना, 15 दिन जेल में गई हो। वैसे ही राज ठाकरे ने कहा कि जहां जहां मस्जिद होगी वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
एक ने भी पढ़ा, हिम्मत है, इसका पूरा श्रेय शासन को जाता है, सरकार को जाता है। 15 साल में कभी राज ठाकरे को लगा नहीं, मनसे को लगा नहीं कि मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो अभी क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम जो हमारे रिलेशन है, वो रिलेशन में कुछ खराबी करने का काम तो मनसे वाले करे, लेकिन शासन मजबूत होने से यहाँ कुछ होगा नहीं। मैं आपको वर्ड देता हूँ, जवान देता हूँ कि सरकार मजबूत है और आपका आमदार भी आपके साथ पूरे दिल से। हमारा मनीषा ताई ने कहा, अच्छी बात की आपने भी, या कुछ तुम्हारे वार्ड में नहीं, पूरे विक्रोली में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम भी महाविकास आघाड़ी में है, हमारी मनीषा ताई भी महाविकास आघाड़ी में, हम भी सब महाविकास आघाड़ी के ही लोग हैं। तो आप डरो मत, हम आपके साथ में, और ऐसा कोई माहौल खराब होगा नहीं जिससे ये मनसे वाले कुछ करे। उनको सबको नोटिस गई है और आएंगे, 15-20 दिन को बाहर भगाया, और कोई आने की कोशिश करेंगे, कोई नाटक करेंगे, तो जो राणा को किया है वैसे उनकी परिस्थिति हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। आज ये दिन मिलाते इस कार्यक्रम में हमको आप सबने हमको बुलाया, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमदार सुनील राउत जी। यहीं पे हमारे की बात होने के बाद में यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं आप सभी का जमात इस्लामी हिंद विक्रोली की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना वक्त दिया। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि नीचे शीरखुरमा और एक खाने के लिए कुछ छोटा सा हमारे साइड से स्नैक्स का एक पैकेट आपके लिए है, तो उसका भी ज़रा हिसाब से दीजिए। यहीं पे गुलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पूरा मॉल देखो तो मुस्लिम